चैनल के माध्यम से एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका, जहां हम जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाने के रहस्यों को उजागर करते हैं। और इसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों को भारी लगता है, जो है हमारे लोन्स यानी कि ऋण। फिर चाहे वह होम लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड से लिया गया लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो। इन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप एक ही बार में अपने सभी लोन्स को रीपे कर सकते हैं, यानी अपने सभी ऋणों से एक ही बार में मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, खुश हो जाइए। आपकी इसी खुशी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, और इसमें बताए गए तरीकों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको उसी दिन इसका फायदा दिखाई देगा, ये मेरी गारंटी। कंडीशन सिर्फ ये है कि जितनी बातें भी मैं बताऊं, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ मिनट्स देकर उन्हें ध्यान से समझते जाइए, और जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो मुझसे क्लियर कर लीजिए। वीडियो कुछ लंबा अवश्य होगा, क्योंकि बात हवा हवाई नहीं करनी है। लाइफ की इतनी बड़ी टेंशन को वास्तव में हल करना है, इसलिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वीडियो केवल आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र ही नहीं बनाएगा, बल्कि यह आपको पैसों से आपके अंदर के संबंधों को हील भी करेगा, ताकि आप जीवन भर एक फाइनेंशियल एबंडेंस यानी कि वित्तीय प्रचुरता के एहसास से भरे रह सकें। तो अगर आप रेडी हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में केवल यस आई एम रेडी लिखकर खुद से एक कमिटमेंट कर डालिए कि आज अगले कुछ मिनट्स आप पूरी तरह से अपने लिए डेडिकेट करेंगे। जरा एक बार उस मानसिक शांति और स्वतंत्रता की कल्पना कीजिए जो तब आएगी जब आप पूरी तरह से ऋण मुक्त यानी लोन फ्री हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि अगर आपने अभी कुछ ही दिन पहले कोई लोन लिया है और अभी 7 या 8 इंस्टॉलमेंट सी गई हैं, तो एक संभावना यह भी है कि अभी आपको इस लोन को चुकाने की कोई टेंशन नहीं हो रही हो। लेकिन ये जान लीजिए कि आपने अपने लिए कष्टों के पेड़ का बीज बो दिया है, जो बहुत तेजी से बढ़ता है, और इसके फल बहुत ही जल्दी आपको खाने को मिलेंगे। और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि लोन लेने के बाद भी आपकी यह वित्तीय निश्चिंतता आपके व्यक्तिगत विकास के साथ आपके अंतरतम यानी आपके आध्यात्मिक विकास से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती है। खासकर तब अगर आपके पास जितना लोन आपने लिया है उतनी ही फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो। एक्चुअली लोन केवल एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यह आपकी ऊर्जा को व्यर्थ में बहा देने वाला एक बड़ा ड्रेन है। हर अनपेड बिल, हर महीने अगली इंस्टॉलमेंट के लिए आने वाली समय सीमा आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करती है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। समय के साथ यह तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है, जिससे नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कई बीमारियां अपनी क्रॉनिक कंडीशंस तक जा सकती हैं। और यह केवल यही नहीं रुकता, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी आपको लगातार चिंता में डालकर आपके ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर सकता है, जिससे आप हमेशा के लिए एक भय और अल्पता के चक्र में फंस सकते हैं। यहाँ तक कि अगर यह स्थिति समय रहते कंट्रोल नहीं की गई तो स्थितियां क्या हो सकती हैं, ये आप स्क्रीन पर दिख रहे कुछ न्यूज़ कटिंग्स से देख सकते हैं। और जब जब ऐसी कोई न्यूज़ मेरे सामने आती है तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि काश ये व्यक्ति एक बार मुझसे मिल लिया होता, तो कम से कम इसे ये कदम तो ना उठाना पड़ता। तो मेरे दोस्तों, फाइनली अब इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है, और मैं आपको कहता हूं कि इस समस्या से मुक्ति पाने का सबसे पहला कदम है स्वयं के बारे में थोड़ी सी जागरूकता। आपके लोन्स को चुकाने के लिए मैं मूलतः 2 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। दोनों में ही आपको बहुत थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली स्ट्रेटेजी में आप तुरंत ही मेंटली फ्री तो हो जाएंगे, लेकिन आपके फाइनेंशियल बर्डन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपके लोन्स की संख्या एकदम से कम हो जाएगी। और दूसरी स्ट्रेटेजी में सारे लोन्स एक ही बार में खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपके इन्हें रीपे करने के तरीके इतने आसान हो जाएंगे जिनसे आपके ऊपर फाइनेंशियल और एज ए रिजल्ट मेंटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति और रिसोर्सेज के हिसाब से दोनों में से जो स्ट्रेटेजी आपको सुटेबल लगे उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहली स्ट्रेटेजी पर। देखिए, अगर आपने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के कई लोन्स ले रखे हैं और पूरा महीना कोई ना कोई ईएमआई देने में ही निकल जाता है, तो ऐसे सभी लोन्स को एक ही बार में खत्म करने का एक ही तरीका है जो मेरे एक मित्र ने किया।
मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज के अपने पहले वीडियो में एक लड़के साकेत की कहानी सुनाई थी, जिसने अपनी जॉब लगने के बाद कई सारे लोन्स ले लिए थे और फिर उसकी शादी होने के बाद वह किस कंडीशन में आ गया था। जिन लोगों ने अभी नया लोन लिया है या लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वे लोन लेने से पहले मेरा ये वाला वीडियो अवश्य देख लें। लिंक इसी चैनल की फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेलिस्ट में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब जानते हैं कि अपने लोन्स चुकाने के लिए अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अपने सारे लोन्स को सेग्रीगेट करके एक ऐसा चार्ट बनाइए जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने को आपसे कहने जा रहा हूं वो सब आपके दिमाग में हमेशा बसा रहता है, याद रहता है आपको। बर्डन है ना एक। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक कागज और पेन लेकर मेरे साथ करते भी जाइए, क्योंकि माइंड में होना काफी नहीं होगा जब तक स्थिति आपकी आंखों के सामने दिखाई नहीं देगी। समझने में आसान हो जाए इसलिए मैं आगे का सब कुछ उसी लड़के साकेत के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साकेत की जब नौकरी लगी थी तो उसके कुछ ही महीनों बाद उसने सबसे पहले एक बाइक खरीदी थी, जिसके लिए 10,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर बाकी के 1 लाख रुपए उसने फाइनेंस करा लिए थे। उस समय 11% ब्याज की दर थी, जिससे 2174 रुपए उसकी ईएमआई बनी, जो कि 5 साल तक यानी 60 महीनों तक देनी थी। ये ईएमआई हर महीने की 9 तारीख को उसके बैंक से कट जाती थी। इस पूरी डिटेल को मैंने इस टेबल की पहली लाइन में लिख दिया है। इसके बाद साकेत की शादी हुई और शादी के बाद अपने हनीमून वगैरह के खर्चे के लिए उसने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया। 16% ब्याज की दर के हिसाब से 2 साल के लिए लिए गए इस लोन की 9,793 रुपए की किस्त हर महीने की 2 तारीख को कटने लगी। अभी साकेत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह युवा था। शादी के बाद साकेत ने एक फ्लैट खरीदा और इसके लिए उसने 25 लाख रुपए का एक होम लोन लगभग 8.5% ब्याज की दर पर ले लिया, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट लगभग 21,696 रुपए हर महीने की 6 तारीख को जमा करनी होती है। अभी कुछ दिखावा बाकी था और आने वाली इनकम से किस्तें आराम से कट भी रही थी। सो कुछ महीनों बाद उसने एक कार भी ली, जिसके लिए उसने 8 लाख रुपए का एक कार लोन 10.5% ब्याज की दर से लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट 15,640 रुपए हर महीने की 14 तारीख को जानी होती है। और इन सब के अलावा साकेत ने अभी 3 महीने पहले अमेजॉन पर आई एक ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल में अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ईएमआई ऑप्शन का फायदा उठाकर एप्पल का एक आईफोन भी खरीद डाला, जिसकी एंट्री टेबल में लास्ट में दिख रही है। मैंने इस टेबल में साकेत का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। आप इस टेबल में जो लोन्स जिस भी इंटरेस्ट रेट और जिस ड्यूरेशन के लिए आपने ले रखे हैं उनके रेफरेंस में इंट्रीज कर लीजिएगा। आपके लोन्स की संख्या, ब्याज दर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम और पेमेंट की अवधि कुछ अलग यानी कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से साकेत के सारे लोन्स की इंस्टॉलमेंट या ईएमआई को अगर जोड़ें तो ये होता है कुल रुपया 60,731, जो महीने की अलग अलग तारीख पर साकेत को अदा करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जब बंदे ने इतने सारे लोन्स ले रखे हैं तो इसकी इनकम भी कम नहीं होगी, ना इसकी ना आपकी। क्योंकि कोई भी लोन किसी व्यक्ति को दिया ही तब जाता है जब लोन लेने वाला आपकी लोन को वापस करने की क्षमता को नाप लेता है। वह जानता है कि आप इतने सक्षम और इतने बेवकूफ दोनों हैं कि वह आपको 10 लाख रुपए देकर 35 लाख रुपए आपसे वापस लेगा, और आप पहले तो खुशी खुशी देंगे, फिर रोते रोते देंगे तो है ही। मैं जानता हूं कि बात थोड़ी सी चुभने वाली है, लेकिन मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ही समझ में आती जाएंगी। तो जनाब, एग्जाम्पल के हिसाब से आपने देखा कि साकेत को कुछ 60,731 रुपए हर महीने अलग अलग तारीख को इंस्टॉलमेंट के रूप में देने पड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इसकी मंथली इनकम 90,000 रुपए है, तो हर महीने सारी इंस्टॉलमेंट घटाकर उसके पास कुल 29,269 रुपए मात्र बचते हैं, जिसमें वह अपने बाकी के दैनिक जीवन के खर्चे चला रहा है। नतीजा यह हुआ कि इस साल करवा चौथ पर वाइफ ने एक ज्वेलरी की डिमांड कर दी, तो करवा चौथ वाला दिन ही महाभारत के फैसले का दिन बन गया। कई बार कुछ महीने कुछ आवश्यक खर्च, जैसे बेबी होने पर वाइफ के हॉस्पिटलाइजेशन और फिर बेबी के जन्मोत्सव के खर्चे। ऐसा हो जाने पर इन महीनों में उसकी 2 से 3 चीजों की इंस्टॉलमेंट नहीं भी जा पाती है, जिससे ईएमआई, मिसिंग चार्जेस और सर्विस टैक्सेस का एक नया बर्डन जनरेट होता है, जिसके बारे में लोन लेते वक्त तो उसे किसी ने बताया ही नहीं था, और इसका असर उसके सिबिल स्कोर पर पड़ता है, वो अलग। सिबिल स्कोर क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो कमेंट में सिबिल डॉट 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 क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा।
धीरे धीरे तारीख याद रखना और उस तारीख पर हर इंस्टॉलमेंट के बराबर बैंक अकाउंट में पैसे का इंतजाम करने की जहमत ऐसी हो गई है कि साकेत के दिमाग में लोन को जल्दी से रीपेमेंट करने के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है। कितने लोग मेरी इन बातों से खुद को रेजोनेट कर पा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? जो लोग भी इस स्थिति में हैं, उनके लिए पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जब आपको लोन लेने में इतना मजा आता है, तो अब एक लोन और ले लें। वाह! क्या सॉल्यूशन दिया है। यहाँ लोन की ईएमआई देते-देते पहले ही वॉट लगी जा रही है और ये जनाब एक और लोन लेने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक और लोन लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वो लोन नहीं है जो आप अभी तक लेते आए हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। अभी तक आप लोन लेते थे अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को देखते हुए, लेकिन इस बार लोन लेने के लिए आपको थोड़ी अलग एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। आजकल कई बैंक्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे बैंक के लोन को कम इंटरेस्ट रेट पर ओवरटेक करते हैं, जिसे फाइनेंशियल टर्म में बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब अगर आपने किसी एक बैंक से 8.5% इंटरेस्ट रेट की दर से होम लोन ले रखा है, तो उसी बैंक का कोई दूसरा कंपटीटर बैंक आपको उससे भी कम ब्याज दर में होम लोन देने को तैयार हो जाएगा। और जिस भी बैंक से आपका होम लोन वर्तमान में चल रहा है, उसमें जितना भी पेंडिंग अमाउंट बचा है, उसे पूरा का पूरा ये नया बैंक चुका देगा और आपकी वर्तमान बैंक से कम ब्याज पर आपको लोन देगा, जिससे आपको अमाउंट तो उतना ही चुकाना पड़ेगा जितना पहले चुकाना था, लेकिन अब ब्याज दर कम हो जाने की वजह से ईएमआई यानी किस्त की धनराशि कम हो जाएगी। अब ये तो हुई होम लोन की बात, लेकिन आपको तो सारे लोन से एक साथ चुकाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपको अगर आज ही कोई अलादीन का चिराग मिल जाए जो आपके सारे लोन की बची हुई धनराशि आज ही चुका दे, तो आपको कुल कितना पैसा उस चिराग से मांगना पड़ेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि लोन्स के रूप में आप पर कुल कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी आज है जो आपको देनी ही है। इसके लिए मैं पहली बताई गई टेबल में कॉलम को जोड़ देता हूं, जो आपको इस कैलकुलेशन को करने में मदद करेगी। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपने अपने हर लोन अमाउंट के लिए नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है, तो आप अपने हर लोन का आज का स्टेटमेंट निकालिए। अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते, तो अपने लोन देने वाले बैंक से अपने हर लोन का आज का स्टेटमेंट निकलवाइए। उस स्टेटमेंट में टोटल पेड अमाउंट को सर्च कीजिए। न कर पाइए तो अपने बैंक से ही पूछिए कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने कितना पे कर दिया है। अब जितना अभी तक आपने पे कर दिया है, उसे अपने लोन ली गई धनराशि में से घटा दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कितना और देना है। लेकिन यह अमाउंट अगर आपकी कैलकुलेशन से काफ़ी ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि पे तो आपने काफ़ी कर दिया है और तब भी इतना बचा है जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी चौंकिएगा नहीं और ना ही बैंक वालों से लड़िएगा जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और यही स्टेटमेंट भविष्य के लिए आपकी आंख खोलने के भी काम आएगा। खैर, तो इस तरह से जब आपको अपने सभी लोन्स का पेंडिंग अमाउंट मिल जाए, तो सबका टोटल कर लीजिए। साकेत के एग्जाम्पल वाली टेबल में मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूं कि इस कॉलम में मैंने किस्तों की संख्या लिख दी है जितनी साकेत ने अभी सक्सेसफुली पे कर दिया है, और इस अगले कॉलम में उसने अब तक कितना पे कर दिया है वो आसानी से इंस्टॉलमेंट अमाउंट को दी गई किस्तों की संख्या से गुणा करके आराम से निकल आएगा। और फिर इस लास्ट वाले कॉलम में लिए गए लोन अमाउंट से वर्तमान पेड अमाउंट को घटा देने से अब कितना लोन पे करना है ये आप अपने लिए भी पता कर सकते हैं। एक बार सभी लोन पर अपनी बची हुई लायबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद सबका टोटल कर लीजिए, जिससे आपको अपनी कुल लायबिलिटी का पता चल जाता है। और ये वो अमाउंट है जो अगर आपके पास आज ही कहीं से आ जाए तो आप आज ही अपने सारे लोन से मुक्त हो सकते हैं, और यह अमाउंट आपको देगा एक कंपटीटर बैंक। इसके लिए आपको अलग अलग बैंक को अप्रोच करना होगा, ये बताते हुए कि आप अपने सारे लोन्स को एक लोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको इतनी धनराशि के लोन की आवश्यकता है। बैंक आपकी ज़रूरत को आंकते हुए आपको एक मुश्त इतना पैसा लोन पर दे देगा, जिससे आप अपने अलग अलग चल रहे 4-5 लोन को एक साथ चुका सकते हैं, जिससे वे सभी एक साथ खत्म हो जाएंगे और अब आपके पास सिर्फ एक ये नया वाला लोन रह जाएगा। यानी अब आपको महीने में 5 ईएमआई देने के बजाय केवल एक ईएमआई देनी होगी। और अगर आपने इस नए बैंक से अच्छे से बार्गेन कर लिया है, तो यह नई किस्त आपकी पहले से जा रही सभी किस्तों की कुल धनराशि, जो कि साकेत के केस में 60,731 रुपए थी, उससे कम होगी।
लेकिन दोस्तों, यह मेथड तभी अपनाइएगा जब आपको कोई बैंक ऐसा लोन दे रहा हो जो आपकी पहले की सारी किस्तों की कुल ईएमआई से कम धनराशि की नए लोन की किस्त बना रहा हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है और ये एक नया लोन आपकी पहले की सारी ईएमआई की कुल किस्तों के बराबर की किस्त भी बना रहा है, तो भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे आपको जो फायदे होने जा रहे हैं वो ये रहे। पहला तो आपको कई किस्तें ना देकर अब एक किस्त देनी होगी। महीने भर किस्त देने की तारीख के झंझट से छुटकारा मिलेगा। हर तारीख पर बैंक में किस्त के बराबर बैलेंस मेंटेन करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई किस्तों की वजह से किसी भी एक किस्त के न कटने पर सिबिल स्कोर में पड़ने वाला असर कम पड़ेगा, बल्कि पहले के सारे लोन्स समय से चुका देने पर सिबिल स्कोर पहले से अच्छा हो जाएगा, जिससे आगे भी जरूरत पड़ने पर लोन मिलने में आसानी होगी। और इन सब के होने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा वो होगा आपका मेंटल पीस वापस आना शुरू हो जाएगा, जो अनमोल है, जिसे आप करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते, सिवाय अपने माइंड को सही तरीके से सुकून देकर। तो यह तो थी पहली स्ट्रेटेजी जिसमें आप अपने सारे लोन्स को एक साथ खत्म करके सिर्फ एक लोन में रह गए। इस स्ट्रेटेजी से आपके लोन तो एक ही बार में खत्म होते हैं, लेकिन उन लोन्स को चुकाने के लिए जो धनराशि आपकी पहले जा रही थी, यानी सारी ईएमआईज का टोटल जो पहले था, वह कुल धनराशि कम नहीं होती या बहुत मामूली सी कम होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने लोन्स की संख्या कम की है, लेकिन लोन्स को रीपे करने की अवधि तो अभी भी वही है, यानी कि लगभग 20 से 25 साल। तो आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि आपके लोन भले ही एक साथ खत्म ना हो, लेकिन एक तो वो जल्दी खत्म हो जाएं और दूसरे वे कम से कम रिटर्न लें। इसके लिए हम चलेंगे अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी पर। इस दूसरे प्रोसेस में मुख्य रूप से आपको यह करना है कि आपको अपने हायर इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को पहले चुकाना है, क्योंकि वे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। लेकिन याद रखें, लक्ष्य सिर्फ लोन चुकाना नहीं है, यह पैसों के साथ आपके लॉन्ग टर्म रिश्ते और समझ को बदलने के बारे में भी है। ऐसा क्यों और कैसे होगा, इसे गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने कमर की पेटी फिर से बांधनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं शुरुआत थोड़ी सी कैलकुलेशन से करूंगा, ताकि आप इस प्रोसेस को अपने अंदर उतार कर इसे अमल में लाने के लिए तैयार भी हो जाएं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी कैलकुलेशन से भी दूर भागते हैं, तो सीधे वीडियो के 8वें चैप्टर पर चले जाएं, जहां मैंने आपको सीधे वही बताया है जो आपने लोन लेते वक्त किया था, कि बैंक ने आपको आपका तात्कालिक फायदा दिखाया और आपने लोन ले लिया। तो ठीक उसी तरह इस समय जब आप ये समझ चुके हैं कि लोन लेना तो आसान है, लेकिन इसे चुकाने में कितनी टेंशन होती है, तो 8वें चैप्टर में मैंने आपको सीधे आपकी टेंशन को खत्म तो नहीं किया, लेकिन बहुत ही कम करने की प्रक्रिया सीधे बताया है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सीधे वहां जंप करने की बजाय इसे लगातार देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप केवल सुनकर खत्म न कर दें, बल्कि ये वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ कर सके। इस प्रक्रिया में भी आपको सबसे पहले खुद के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, और वह आप पहली स्ट्रेटेजी में ही हो चुके हैं, यानी आपने अपने सभी लोन्स को एक जगह पर नोट कर लिया है। बस एक बार फिर से वही टेबल बनानी है आपको, और इस बार जिस लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज दर है उसे सबसे ऊपर रखना है, और जिस पर सबसे कम उसे सबसे नीचे। उसी टेबल को मैंने भी फिर से बनाया है, और इस बार आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मैंने जैसे आपसे करने को कहा है, वैसे ही मैंने साकेत की इस टेबल को अरेंज कर दिया है, यानी कि ब्याज दर की घटते हुए क्रम के अनुसार। अब टेबल को देखिए। इसमें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का लोन है, जो अमूमन 32 से 36% की ब्याज दर तक जाता है। आपने भले ही अपने क्रेडिट कार्ड से केवल 1 लाख रुपए कैश निकाले हों और उसे 12 महीनों में ही चुकाने का सोचा हो, लेकिन उसकी ईएमआई का जो अमाउंट बनेगा उसे 12 महीने तक लगातार देने के बाद आप इस लोन पर टोटल कितना रुपया देते हैं, आपको पता है? 1,37,136 रुपए, यानी कि पूरे साल में 37,136 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 3,094 रुपए प्रति माह आपने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल लिया। जबकि यही 1 लाख रुपए का लोन यदि आपके क्रेडिट कार्ड पर ना होकर आपके होम लोन की ब्याज दर पर होता, तो यह आप पर हर महीने केवल 388 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ डालता। इतनी कैलकुलेशन बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये पता लग सके कि आप अधिक ब्याज और कम ब्याज दर पर लोन लेने के बाद कितना रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, जो आपके काम आ सकता था। और अब जब ये पता चल गया है, तो आपका निर्णय क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अधिक ब्याज दर वाले लोन को खत्म किया जाए।
तो अब प्रश्न ये बनता है कि जब महंगे ब्याज दर पर लोन ले ही लिया है और उसकी ईएमआई फिक्स हो ही चुकी है, तो उसे जल्दी चुकाने से क्या फायदा मिलेगा? और मैं कहता हूं मिलेगा। आपको ये फायदा अभी सिर्फ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि लोन का ब्याज कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इस लोन पर ईएमआई कैसे निर्धारित की जाती है, इस बारे में ना तो आपको कोई लोन देने वाला बैंक बताता है और ना ही कहीं से आपको इसकी जानकारी पता लगती है। और आपको कोई भी लोन देने में बैंक अगर अपना फायदा कमाता है तो सिर्फ इन्हीं दो बातों से। अगर आप समझ गए तो अपनी पूरी लाइफ में किसी भी लोन का पूरा फायदा बिना किसी टेंशन के उठा सकेंगे। ये जान लें कि लोन एक योजनाबद्ध व्यवस्था है, जिसे ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो वह हमारी जिंदगी बदल सकती है। और इसीलिए लोन भी दो तरीके के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। ये दोनों क्या होते हैं ये फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। आज केवल ये जान लें कि किसी भी लोन का ब्याज उस धनराशि पर कैलकुलेट किया जाता है जो आपने लोन लेने के बाद अभी तक नहीं चुकाई है। सरल शब्दों में यह समझिए कि अगर आपने आज ही 5 लाख रुपए 4 साल के लिए बैंक से लोन लिया, तो इन 4 सालों के लिए जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो पूरे 5 लाख पर किया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद 5 ईएमआई एडवांस में जमा कर दें, तो आपने एडवांस में जमा तो केवल 5 ईएमआई की हैं, लेकिन आपकी लोन को रीपे करने की अवधि में मल्टीपल महीने की कमी आ जाएगी, जो आपको इस टेबल में देखने को मिलेगी। इस टेबल में मैंने किसी लोन की ईएमआई को पे करने के 3 सिनेरियोज को लेकर समझाया है। आप देखें कि अगर आपके किसी लोन की ईएमआई 5,000 रुपए है और अभी 41 महीने आपको ये ईएमआई और देनी है, तो पहले सिनेरियो के हिसाब से 41 महीनों में कुल आपको 2,05,000 रुपए पे करना होगा। लेकिन अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें, जिसमें आप किसी तरह अरेंज करके अपनी ईएमआई अमाउंट को 5,000 के बजाय ठीक दोगुना यानी 10,000 रुपए कर देते हैं, तो लगता तो है कि अब रीपेमेंट की अवधि आधी यानी कि लगभग 20 महीने हो जानी चाहिए, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि यह अवधि केवल 13 महीने रह जाती है। और तीसरे सिनेरियो के हिसाब से अगर आप किसी तरह अपनी ईएमआई को 10,000 रुपए के बजाय 20,000 रुपए कर देते हैं, तो यही रीपेमेंट की अवधि केवल 6 महीने बचेगी। यानी अगले केवल 6 महीने तक आपको इस लोन को चुकाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, सिनेरियो 2 में आप अपना 75,000 रुपए और सिनेरियो 3 में आप अपने 85,000 रुपए बचा लेते हैं, जो पहले सिनेरियो के हिसाब से पेमेंट करने पर आपके किसी काम नहीं आता। लेकिन अब यही बचत आप दूसरे लोन्स को चुकाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इस तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट के लोन को पहले खत्म करने की सोचते हैं, तो आपको कितना फायदा हो सकता है दूसरी ईएमआईज पे करने में। क्योंकि उसी बचे हुए पैसे से आप दूसरी ईएमआई को जल्दी खत्म कर डालेंगे, क्योंकि अब आपको ईएमआई और ब्याज कैलकुलेशन की गणित भी समझ में आ चुकी होगी। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो मुझे भी पता है कि अगर ईएमआई में हम ज़्यादा पैसा डाल दें तो लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा पैसा लाएं कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा पैसा मैं आपको इन्हीं ईएमआई से निकलवाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। और न केवल इन ईएमआई से ही पैसे निकलवाऊंगा, बल्कि आपकी रेगुलर अर्निंग को भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज में आगे कई वीडियोस आएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा, और उसके लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी लाइफ को कितने तरीकों से चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, यह आप चैनल के और वीडियोस देखकर समझ जाएंगे। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप करके भी आपको काफ़ी कुछ आइडियाज़ लग जाएगा कि चैनल किस तरफ जा रहा है। वीडियो में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर थी, लेकिन मैंने बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बातें समझ में नहीं आई हैं तो किस लेवल पर प्रॉब्लम है ये कमेंट में पूछिएगा। आपको वित्तीय रूप से समृद्ध बनाने वाले एक नए वीडियो के